हम्म। देखिए बच्चों, चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम है मछली। लेखक हैं इसके विनोद कुमार शुक्ल। लेखक परिचय देखेंगे सबसे पहले हम लोग। इसके पहला चैप्टरवा में एगो नाम आया था कि अशोक वाजपेयी को, लेखक को नदी के तट पर किसकी याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। और ये देखो कितना कॉम्बिनेशन अच्छा है, नदी के तट पर जाने पर लेखक को किसके याद आता है? विनोद कुमार शुक्ल का। कहाँ आता है? नदी के तट पर। मछली कहाँ रहती है? देखो आ गया मछली। खैर सावन में ये सब ठीक नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह हैं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। 3 उपन्यास हैं, नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में खिड़की रहती थी। कहानी संग्रह भी हैं, पेड़ पर, कमरा और महाविद्यालय। उनके कई उपन्यास भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं और एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी शेखर सम्मान और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इनका एगो उपन्यास था नौकर की कमीज, उस पर फिल्म भी बना है। आपको पता ही राइटर लोग बहुत मोटा रकम लेते हैं पैसा। ये जो जितना भी ये फिल्म वगैरह आता है, आपको क्या लगता है कौन लिखा है? कोई तो लिखा है। रिटेन बाई देखिएगा नाम में तो आता है। अभी ये जो बना ना ये पंचायत सीरीज, इसका सीजन 5 लिखाने लगा। सीजन 5 लिख रहा है अभी। अभी उनके एक्टर से पूछा गया कि सीजन 5 में क्या होने वाला है, कुछ अंदाजा है आपको? बोला कुछ पता नहीं रहता है हम लोगों को कि आगे क्या होने वाला है। वो बस राइटर जानता है कि होने वाला क्या। हम लोग बस एक पुतला हैं जिसको बोला जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। इन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। पौतो रहेगा तो ये लोग बताएगा ना कहानियां लीक कर देगा तब देखिएगा किसे, और देखिएगा ना तो उसका फायदा कुछ ही होगा बनाने का। इन लोगों को बहुत ही ये राइटर में बहुत फायदा है, लेकिन हाँ बढ़िया राइटर रहिएगा तब। तो इनका ऑब्जेक्टिव आया है कि विनोद कुमार शुक्ल के कौन से उपन्यास पर फिल्म बना है? नौकर की कमीज। 20वीं सदी के 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में उभर कर आए। कुछ ही समय बाद उनकी 2 कहानियां भी सामने आई। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग देखने में, किंतु सरल बनावट में जटिल अपने न्यारेपन के कारण उन्हें सुधी जन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं था। इनकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी। यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय और मौलिक, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास, कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। ये जो कहानी है ये महाविद्यालय से लिया गया है। कहानी बचपन की स्मृति के शिल्प भाषा में रची गई किशोर के व्यय संदिग्ध कालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण, समस्याएं को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए उसके मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। ये कहानी एक छोटे से परिवार का है जिसमें लिंग भेद मतलब लड़का लड़की में भेद किया जा रहा है। वहां पे एक उच्च शोषण वर्ग का जिक्र करता है। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। चलिए एक बात बताइए, अगर कोई बोले आई लव फिश, इसका मतलब क्या हुआ?
अगर माँ बोल रही हैं, अगर मदर बोल रही हैं, मदर लव हर चाइल्ड, तो इसका मतलब हुआ कि माँ को अपने बच्चे से प्रेम है। आई लव फिश, तो मछली से इसको प्रेम नहीं है। वो सावन चल रहा है, नहीं तो खाने का बात कर रहा है वो। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये मत सोचिएगा, कभी कभी लिखा हुआ भी भ्रम में डाल देता है। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था ना, यहाँ बाजार लगता है तो बाजार में बड़ी भीड़ रहता है। तो ये दौड़ा दौड़ा दोसर गली में घुस गए। एगो पातर गली था, ओकरा से तनी घरवा नजदीक पड़ता था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव तेजी से आ गई थी। बारिश आ गया था। बाजार में कतनो सब्जी लेने जाइए, कतनो भीड़ लगा रहे, अगर वो भीड़ को खाली कराना है, भगवान से बोलिए बारिश करा दो। गांव का आदमी था, लुकाया हुआ था एक जगह। क्यों? उसके पूरे गांव वाले चहेट रहे थे। काहे चहेट रहे थे? वो क्या किया था, एगो नया नया मोबाइल लिया था, गूगल वाला 9020 वाला गांव था। 9020 के गांव का मतलब बहुत पुराना गांव था, मोबाइल के बारे में जानता भी नहीं था। वो जाके बोल दिया यूट्यूब पे देख के, चाहे मौसम विभाग पे देख के, कि कल बारिश होगा शाम में आज। और सच में बारिश हो गया। भौर गांव वाले उसको देवता समझने लगे। वो चहेट रहे थे कि बताओ हमार हई हुआ है, हमार कब होगा, हमार कब होगा। भीड़ बहुत ज्यादा था, लेकिन बारिश हो जाए तो सारा भीड़ क्या हो जाता है? तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है। वही हाल था। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही मर न जाए। झोले में 3 मछलियां थी। वो लोग 2 लोग थे जो दौड़ रहा था। कौ गो मछली लिया था? 3 गो। 1 2 एगो अंदर थी। वो एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। अच्छा, कौन कौन इसमें से मछली नहीं खाता है? बिल्कुल शाकाहारी। कितना अंडाहारी होते हैं, किसने कितना केवल मुर्गाहारी होते हैं। और हम देखें केवल मुर्गा खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। वो कितना केवल अंडा खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, अंडाहारी हैं वो। कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं, कुछ लोग मछलाहारी होती हैं, मछलीहारी। हाँ, तो कहाँ तुम लोग किस टाइप के हो? सर्वाहारी? शाकाहारी के सर्वाहारी? शाकाहारी। अरे बिरजू महाराज थे ना, दाल का चिल्ला खाएगा, दाल का चिल्ला तो खा लेते थे। अंडा खाएगा तो ना, और दाल का चिल्ला कहने पर खा जाते थे। चुप रहो। देखो, देखो बताते हैं। अशुद्ध शुद्ध, अभी कल बात हो रहा था तो एक जने कहे ना कि कोई बात हो, चुप रहो, किसी चीज का बात हो रहा था तो कहे कि ये सर जानते हैं ये हड्डी से बनता है और ये शुद्ध चीज नहीं है। तो बोला कि ये किसे पता आपको हड्डी से बनता है? तो हम देखे हैं। तो बोला ओ, तब तो दिक्कत है ना, इसको शुद्ध चीज नहीं है। तब तो जिसके जिसके भी घर में, हाँ सनमाइका का घर रहा था कोई, सनमाइका जो होता है हड्डी से बनता है। ये जो सटा है ना, ये कहता हड्डी से बना है। तो बोले हड्डी से बना है, तब तो करके जब जब छुएंगे तब तो हाथ धोना पड़ेगा जाके जी। तब तो घर और में क्या लगवा रहा है? वो दुकान वाला बेच रहा है, सब कुछ जहाँ तहीं लगवा दे रहा है, दरवाजा में लगा हुआ है, टेबल पे लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो बोला नहीं सर, मतलब शुद्ध माना जाता है इसको। ओ ये बात है। आपको, आप मीट मछली खाते हैं? बोला हाँ। तो मीट मछली वाला को पैसा जब ज़्यादा दे देते हैं तो पैसा वापस करता है, और उसी हाथवा से करता है, और वही हाथवा बिना पैसा धोए हुए उज्जा का होता है। वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये तो दिख भी नहीं रहा है कि किसे बना है। दिख रहा है ये, और वो तो दिख रहा है कि वही हाथ से कटला है, खून लागल बा हाथ में, उहे पानी लागल बा, उहे पैसा उठैला पॉकेट में रख लेला, वही जे रखला जहां और पैसा रहे, और वो घर जाके धोआत नहीं खे। वो अब कहाँ कहाँ गइल कोनो ठीक है। ये किसे हुआ? भेव मानना है उतना तो हर चीज में ना मानना है, और नहीं तो मत मानिए। हाँ देखो,
झोला में कौन मछली थी? एक उसी समय मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। मछली कौन खरीदा था? लेखक के दो जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके मैं महसूस करता था। मछलियां देखो उगले और तब उछड़ती है। मन ही मन सोच रहा था कि एक पिताजी से मछली जरूर मांग लेंगे। घरे मछली आता है, छोटका छोटका लड़का बड़ी खुश होता है देख के, उसको पकड़ना चाहता है। अब पकड़ता है पूंछिया धके, पूंछिया धके से पकड़ता है, वो भाग जाती है ऐसे करके। वो लड़का सोच रहा था कि एगो मछलियां पिताजी से मांगेंगे, कुआं में डाल देंगे और बहुत बड़ी करेंगे। मन होगा तो बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। वो सोच रहा था कि कुआं में डाल देंगे, बाल्टी से निकालेंगे, खेलेंगे, फिर डाल देंगे। अरे मछली को कभी कभी कोई आटा खिला लगे, लो खो 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 और खो। अब जोर से पानी गिरने लगा। बरसते पानी में खड़े होकर मैंने झोले का मुंह आकाश की ओर खोल दिया, ऐसे झोला खोल दी ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े तो उनमें से थोड़ी जान आए। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। तो अभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास तालाब नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोरा मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। वो पानी जब पड़ा तो जोर से मछलियां उछली थोड़ी सी। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया। अब ये लोग गया लेकर के बाथरूम में, दरवाजा बंद किया। भरी हुई बाल्टी थी, उसी में आधी खाला करके मैंने झोले की मछलियां तीनों उड़ेल दी। तीनों मछलियां बाल्टी में उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर के नाली में घुस गई थी। पहले के बात बता रहे हैं कि ऐसा ही एक बार किए थे, तो नाली में मछली घुस गई थी। हाथ से मैंने और संतु ने टटोल कर ढूंढा था। छी, अब पनिया में देख लोगे ना जहां से मछलियां लाता है तो उल्टी हो जाएगा। ढूंढा था, नहीं मिली। रुको, नहीं दिखी तो हम घर के जाके पीछे खड़े हो गए जहां नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली नहीं दिखी। दीदी ने बताया कि वह मछली इस नाली से शहर की बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील मोहरा नदी में चली जाएगी। बोले को बहुत दूर जाएगा। आप सोचो, घर में न मछली गिरेगी नाली में, तेजा से वह कहूँ गली वाला नली में, और गली वाला नली से रोड वाला नली में, और रोड वाला नली से नदी में, और नदी से समुद्र में, वही जाके मछलियां ये है। संतु ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भींगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतु से कहा कि वो कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट की मुट्ठियों से दबा कर निचोड़ा। दोनों बच्चा था ना, तो वैसे सब तू पकड़ होने से हम पकड़ते ही नहीं। हाँ, खूब ऐंठता था। ऐसे में ऐंठने में कितना कुर्ता उर्ता फट जाता था। हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी शायद मर गई थी। संतु से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। बोला कि अपन हम लोग ऊपर वाले मछली मांगेंगे। अपन बोल रहा ना। संतु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू कर देखना चाहता था लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतु तू भी छू कर देखना। संतु लेखक का छोटा भाई था, वो छू कर देखना चाहता था लेकिन डरता था कहीं काट न दे। अरे नहीं काटेगी, संतु ने इनकार करते हुए कहा। नहीं, बोला नहीं काटेगी। वो बोला तू छू के देख, तो बोला कि ना ना काट देगी। मैं तो छू रहा हूं, मुझे नहीं काटती। यार ये मछली काटती नहीं, ले छू। उसने डरते डरते मछली का सबसे ऊपरी था उसे उंगली से छुआ, फिर डर करके अपना हाथ खींच लिया, ऐसे किया यो। डरता क्यों है? अरे वो मछली होती है वो सिंगल, बुखार लग जाता है। पकड़ो कभी उसको, कभी भी पूंछ से मत पकड़ो। अरे उसको, अरे ऐसे तो मतलब खतरनाक चीज है वो। पानी उनी में जाओ, वो मछली दिखते हम भाग जाते थे दौड़ के निकल। अब पहले जैसा नहीं हो रहा है लेकिन जी, पहले बहुत आदमी मछली उछली पकड़ता रहता था जाकर के, अब कम हो गया है। मछलियां हाइयो नहीं है, मर गई है सब। जानते हो क्या है? ये खेत में जो दवाई दिया जा रहा है ना,
तो इसके कारण ये सब मर गई। कहाँ मछली उतना है पहले जैसी। पहले अब चले जाओ ना, बाल्टी भर भर के मछली आता था सब। अभी भी आता है। चुप रहो, अब हो गया। हाँ, ए चुप रहो चुप रहो। मछली हो गया, अब चावल चलेगा। डरता क्यों है? मैंने कहकर मछली को उठा लिया। अब वो लेखक क्या किए कि डराता, ले हम उठा लेनी। मछली मेरे हाथ से फिसल कर पड़ रही थी, मैंने बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वो उछली, पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैंने छाया अपना देखना चाहता था। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। उसकी दीदी बताई थी कि जो मछली मर जाली सन ओकरा में परछाई ना लुकेला। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया, फिर मछली में कोई हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें जोर से झल्लेदार बन गई थी। संतु तो इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई दिखती है क्या? लेखक बोल रहे झांक के देख, तेरे परछाई लुकोता है में। मछली बाहर फर्श पर इसलिए पड़ी थी, इसलिए संतु थोड़ा दूर पर हट कर बैठा। मेरे कहने पर वह कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख, परछाई दिखती है क्या? तो बोले अरे भीरी से आके देख, परछाई दिख रहा है। समझाते हुए मैंने उसे कहा कि दीदी कहती हैं कि मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से झुकाए सिर में मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, वो कुछ बोलता ही नहीं था। परछाई दिखती है कि नहीं, तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर मैंने दोनों हाथों से मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के पास ला करके देखा। मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली का आंखों का रंग ही ऐसा था। शायद थोड़ी जान है, तू जाकर चुपके से दीदी को बुला ला। लेकिन जो दीदी को बुला के ला, उहे बताएगी, उहे जज बनेगी। मैंने संतु से कहा और फिर मैंने मछली बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया, बोला दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? तो वो बोली वो मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, बोले आज बनेगी भैया, मछली अभी कट जाएगी। ये संतुआ बोल रहा है कभी कट जाएगी। हाँ। फिर संतु उदास हो गया। वो मछली से इतना डरता है कि मछली को छूना नहीं चाहता है, लेकिन खेलना चाहता है उसके साथ। घर में मछली काटने के लिए अलग से पाटा था, मछली के लिए अलग से पाटा था, वो मछली काटने वाला। उस पाटे के ऊपर मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची के ड्रम में रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया। आंगन में जाकर देखा, जिस जगह मछली काटी जाती है पाटा धुलकर रखा हुआ है। पास में थोड़ी सी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भगू कुआं के पास चक्कू में धार तेज कर रहा होगा। नहान घर का दरवाजा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थीं। माँ वहां नहीं थी, शायद ऊपर होंगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता, केवल पिताजी खाते थे। घर में मछली खाली पिताजी खाते थे। वो चाहते थे कि बाकी लोग भी खाएं, लेकिन कोई खाता होता नहीं था। और जो नहीं खाता है ना बड़ी दूर रहता है। उन लगता है कि एकदम कितना जहरीला चीज आया है, कैसे लाया है? महकिया थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता ना। हैं? गिलसिया कैसे महकने लगेगा? गिलसिया में क्या मछलियाँ थी? घर बना ना महकता है, घर महकने लगता है।
अब चुप रहो जी। गहुआ ना नमकता है। भागू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियों को निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ गया। भागू गया, तीनों मछली उठा के लाया। अभी लोग का सपना था कि मछली मांगेंगे, लेकिन नहीं, अब तो देख रहा है कि कटाने जा रही है। पिताजी अभी नहीं आए थे। बात था कि पिताजी आए नहीं थे, मांगे किससे। कमरे में जाकर देखा दीदी सच में करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट कर देखा, गीलों कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद हाथों से न जाने क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। संतुआ को बुला के अब बोले क्या होता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दे रहे हैं। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था, दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उसमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल सवार दिए। बड़े बड़े बाल था, बढ़िया से झाड़ उड़ दी। जब दीदी संतू के बाल सवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 गो है, एगो मर गई है, उन्हें अभी भगुआ काटेगा। भगु कौन था? वो नौकर था। दीदी तो पहले चुप रही, फिर कहा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, अकेले लेटेगी। वो बोले कि तुम जाना तो दरवाजा बंद कर देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। मैं दरवाजा बंद कर रहा था, दीदी लेटी हुई थी। भागू के पीछे खंबे के पास टिककर हम मछली कटना देखने लगे। भागू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर 2-3 बार पटका। भागू काम चालू कर दिया। कौन सा काम? मछली काटने का। मछली उठाया, जोर से पटका, मर गई मछली। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। ये उठाया, काट दिया। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी न जाने मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। उ संतुआ जो मछली छुए से डर रहा था, ओकरा के का हो गया, एक हली गया, गमछी में से मछली निकाला, लेके भागू भी मछली कटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा था। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी, धीरे धीरे से उसका लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। एगो तो जिंदा मछली कट गई, एक गो जिंदा मछली थोड़ा सा हिल डुल रही थी गमछिया में। एकरा मतलब संतू मुर्दा मछली लेके भागा है। वो भागा था डालने के लिए कुआं में, कि तो देख रहा है कि 2 मिनट में तो कटने वाला है, लेके भागा मिलेगो। वो ना देखा कि कौन जिंदा है और कौन। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद करके मैं बाहर आया। भागू और संतू अभी तक नहीं आए थे। उसी समय तनी आवाज आया कमरे से, लग रहा था कि दीदी रो रही थी। गया तो देखा कि सच में दीदी रो रही हैं, और वो हिचकी लेकर रो रही हैं। ना रोते रोते मुझे करता है वैसे ही। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कुएं के पास संतू जानबूझकर पट पड़ा था। पेट के नीचवा कर कैसे अब मछलियां कैसे दबैले है, और दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। ऐसे छिपा के हौसा ही सुत गया है। ना देव तो ना देव, ना देव तो ना देव। बगल में कुआं है। दोनों हाथों से मछली को
भगू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। अब भगू कहता देख दे दे। अब ओकरा डर था कि कहीं ज्यादा करेंगे कहीं उठा के वहीं में मत डाल देवे। शायद उसे डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। अब कहीं संतुआ उठा के मछलियां फेंक दिलस कुआं में तो पिटैया नहीं हो। अब मैंने सुना अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो नहीं एगो घटना हुआ, अंदर पिताजी जोर जोर से नरियातरन एकदम चिल्लातवन। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। छीन लिया मछली कसम, तीनों मछली कट गई। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी थी उसका दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास कूसे से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। पिताजी जो हैं दीदी को दो चार झप्पड़ पांच झप्पड़ धराए थे घींच घींच के, और उनके दरवाजे के पास टहल रहे थे और मम्मी अंदर थी। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दहाड़ कर कहा, अरे भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। बोले अरे वो आ जाएगा नरेनवा खाली घर में, ओकर हाथ पैर सब तोड़ के बहरी फेंकना, जौन होगा तो हम। भग्गू बोला यस, तो काटने में एक्सपर्ट ही था। भग्गू बोला यस। चुपचाप संतु सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। देखो अभी मत सोचना कि संतुआ का नाम नरेन था, वो संतु संतु ही था, नरेन दूसरा था कोई। ओकरा अब संतुआ मुंह देख रहा है कि एकर तो हाँ हमार का होगा। कीचड़ से उसके अच्छे कपड़े खराब हो गए थे। कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा दीदी पहनाई थी, वो सब बर्बाद कर दिया था। और उसके बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा तो उसमें बहुत मिट्टी लगी थी, पूरा एकदम किया है वो या। नहान में घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला और फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी तरह भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी। खत्म हो गया। पता नहीं चला कहानी लास्ट में क्या हुआ। यही तो ये लोगों का कहानी का हेतु रहता है, यही तो अंत रहता है ये लोगों का कहानी का। ये पंचतंत्र की कहानी नहीं है कि इसमें परिणाम पता चलेगा। ये कंफ्यूजन छोड़ के जाता है कि मदन इतना पिटाया उसका क्या हुआ, बहादुर भाग के कहां गया, ये संतुआ का क्या हुआ, इन नरेन बीच में कहां से वो आ गया। पूरा कहानी खत्म हो गया। लास्ट में एक लाइन खाली आया है कि नरेन कौन था। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि नरेन कौन था। तो नरेन जो था वो दीदी का प्रेमी था यहां पे, तो ये ऑब्जेक्टिव का इसका आंसर होगा। तो इसी पे पिताजी पूरा खिसियाए थे, इसी के कारण दीदी को पीटे थे और ऑर्डर दिए थे भग्गू को कि काट के फेंक देना। ठीक है, समझ में आ गया आप सब।